औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर हज़रात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और होम्योपैथी के साथ भी ठीक चल रहे होंगे, क्योंकि जब हमारा ओढ़ना बछोड़ना ही होम्योपैथी है फिर होम्योपैथी का हाल पूछना भी फर्ज बन जाता है। और अपने अपने क्लिनिक्स में मरीजों की खिदमत भी कर रहे होंगे। आजकल का जो मौसम जा रहा है, आप देखें कि कितना ड्राई मौसम है, ड्राई एंड कोल्ड। पिछले महीने भी ऐसे था, बारिशें कम थी, अभी भी बारिशें नहीं हो रही। ये वाहिद हमारा सिस्टम है होम्योपैथी का कि जिसमें आप हर मौसम की मेडिसिन देखते हैं। चेंज ऑफ वेदर, 4 मौसम है, 4 मौसम की, 4 सीजन की, 4 वेदर्स की अलग अलग मेडिसिन हो जाती हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो लोकल सब भी कंबाइन काम भी करती हैं। लेकिन मसला ये है कि आजकल नज़ला, जुकाम, खांसी, फीवर चल रहा है। लोग इसको कह रहे हैं कि जी कोरोना ही की किस्म है। कोरोना टेस्ट करा तो पॉजिटिव तो कोई नहीं आ रहा, तो ये कोरोना की किस्म कैसे हुई? और हमारे ज़हन में क्योंकि कोरोना बैठा हुआ है, कोरोना छाया हुआ है, तो हम परेशान हैं कोरोना की वजह से। ऐसी बात नहीं है। आप मौसम देखें कि ऐसा सख्त मौसम है कि जिसमें ड्राई कोल्ड है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये हर साल होती हैं। अगर कोरोना आज से 4 साल पहले ना आया होता तो शायद हमें पता भी ना होता कोरोना की वजह से, जैसे हम देख रहे होते। हर साल कितने लोगों को निमोनिया होता है और वो इस निमोनिया की वजह से इस मौसम में रहलत फरमा जाते हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, कितने ही वाकफ पता चला अभी पिछले महीने कि अचानक उनको सर्दी लगी, नज़ला जुकाम हुआ, हॉस्पिटल लेके गए तो वो नहीं बच सके बेचारे। अब इसको कोरोना की जिम्मेदारी देनी है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे पास इसका इलाज मौजूद है। अब एक नया शोशा शुरू हो रहा है, सुपर इन्फ्लुएंजा। अब ये देखिए, अब पहले ही डराने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है, सुपर इन्फ्लुएंजा, सुपर इन्फ्लुएंजा। अब हमारे पास पहले इन्फ्लुएंजा की ऐसी ऐसी बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं कि हमें तो देख के डर नहीं लगा। और सुपर इन्फ्लुएंजा भी क्या होगा, एक इन्फ्लुएंजा है, उसके बाद आपका निमोनिया है, इसकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो किस्म है। तो अगर आप देखें तो ये भी ठीक हो रही है। कितनी दफा हमने देखा कि हमने रूटीन की मेडिसिन दी। अब मसला ये है ना कि जब मौसम चेंज होता है तो हमें एक दफा अपनी बुक्स खोलनी चाहिए, रिपोर्टरी खोलनी चाहिए कि भाई इस मौसम की तरह दवाएं देख लें। हम नहीं देखते। जैसे मैं आपको बताऊँ, गर्मियाँ शुरू होती हैं, बच्चों को डायरिया शुरू हो जाता है, गैस्ट्रिक शुरू हो जाता है, अस्पताल भर जाते हैं कि एक बेड पे 2-2, 3-3 बच्चे आ जाते हैं। तो हमारे पास एक बच्चा आता है, उसको आप एलोसीएम, क्लोरोटिन दे के ठीक होता है, आप उसी के पूरे 6 महीने नारे लगाते रहते हैं। बाकी जो 6-8 ठीक नहीं हो रहे, उनका क्या खो रहा है फिर? जबकि हॉस्पिटल में मैं आपको बताऊं कि आप उस कंडीशन में जरा जाके देखें कि डायरिया और गैस्ट्रिक सीजन में, कॉलरा सीजन में एक बेड पे 3-3, 2-2 बच्चे होते हैं और मैक्सिमम ठीक होते हैं, चाहे जैसे होते हैं, अपने घरों को जाते हैं। हमारे यहाँ एक ठीक हो जाए उसके नारे लगाते हैं। और अगर हम स्टडी करें, उसी मौसम में पकड़ें, हमारे पास 15-20 दवाइयाँ डायरिया की निकलती है, तो उसमें से हम देते हैं तो मरीज ठीक हो जाता है। क्योंकि हमने अपना रखा हुआ बस एलोज देनी है, क्लोरोटिक देनी है, पोर्टोफाइलम देनी है, और रखे ही नहीं हुआ। आप जरा देखिए तो सही ना। इसके अलावा आप देखें कि आपके पास कितनी अच्छी अच्छी दवाई हैं, वो काम करती हैं, चाहे वो प्रूव नहीं है, क्लिनिकल अप्रूवल, लेकिन काम बेहतरीन करती हैं। जैसे जेट्रोफा है, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। जैसे गेम्बोजिया है, कितने फेल होते उस पर काम करती है। जैसे ट्रॉम्बीडियम है,
वो काम करते हैं, बड़ा जबरदस्त काम करती हैं। इसी तरह हमारे इस मर्ज में भी, आजकल के मौसम में भी मेडिसिन है जो काम करती हैं, सिर्फ हम देखते नहीं, स्टडी नहीं करते, हम वही जैल्सीनियम दे रहे हैं, नाइट्रोमोर दे रहे हैं, आर्सेनिक दे रहे हैं, ट्यूबर दे रहे हैं, उसके आगे जाते नहीं है। ज्यादा ज्यादा जुपिटोरियम पफ दे दी। लेकिन आप जरा हट के देखे तो सही ना, आपका मरीज वो आता है जिसको हफ्ता 10 दिन हो गए होते हैं, उसकी दवाई जैल्सीनियम नाइट्रोमोर बनती ही नहीं है, उसकी आर्सेनिक जुपिटोरियम बनेगी नहीं, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टोरेशन जो है, उसका जो रेशा है, जो बलगम निकल रही है, वो ग्रीन हो चुकी है, वो येलो हो चुकी है। आप ये दवाइयां देगी नहीं ठीक हो। आप कलकेरिया सल्फ दे, आप मर्क सल्फ दे, आप काली सल्फ दे, आप पल्सर दे, आप अजंटा मैट दे, आप देखो वही केस ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है, और ये मसला को हमने मुसीबत बनाई हुई है कि हम हर बीमारी में 4 दवाइयों से आगे जाते नहीं है, 5 ये होम्योपैथ डॉक्टर का आलापन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो रिपोर्टरी खोलता है किसी मरीज के सामने भी, एक तो आप ये समझते हैं मरीज का कि इसको पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आजकल उनको पता है, क्योंकि यूट्यूब पे होम्योपैथी भी पढ़ा है, उनको सिम्टम पता है, उनको बहुत सारे सिम्टम है। आप खोल के उनको मेडिसिन दें, अपना जो रेट ऑफ रेशो है वो अच्छा करें, तो ये मुश्किल नहीं होगा ना। हमेशा आप इन्फ्लुएंजा से डरे, ना सुपर इन्फ्लुएंजा से डरे। आज ही जाके आप रिपोर्टरी खोलें, इन्फ्लुएंजा का टॉपिक निकालें, आप दवाइयां दें, 10 से 15 दवाइयां हैं, उसी पे सारा कंट्रोल हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। मसला सिर्फ वही है कि हम वो एक ही दवाई दे रहे हैं और उसी पे चल रहे हैं, बस 3-4 दवाइयां 5-6 रखी हैं हम सबके नजला जुकाम का, यही दवाई। तो बाकी जो 2-2.5 हजार दवाई बन गई, वो पता नहीं किस लिए बनी है, जो क्लिनिकल अप्रूविंग हुई वो पता नहीं किस लिए बन गई, उस पर भी हमें जाना है। आजकल का जो आम है कि आपके पास आते हैं मरीज, तो वो कम से कम 8-10 दिन से कह रहे होते जब मेरा नजला जुकाम ठीक नहीं हो रहा, बुखार था वो ठीक हो गया, अब नजला जान नहीं छोड़ रहा, अब बलगम जान नहीं छोड़ रही। तो ऐसे जिससे तमाम अमराज में आपकी बलगम जान नहीं छोड़ती, अगर आपको खांसी हुई है, आपको बलगम हुई है, तो आप ट्यूबर देकर उसको साथ आप नेट्रम सल्फ दे सकते हैं, उसको सैंगुनेरिया दे सकते हैं, उसको एंटीमोनियम आर्स दे सकते हैं, उसको अम्योनिया कम दे सकते हैं, उसको सेनेगा दे सकते हैं। आप देखे देंगे तो उसको काली सल्फ दें, उसको कल्केरिया सल्फ दें, उसको मर्क सल्फ दें, तो उनका जो है एक्सपेक्टोरेशन ऐसे दिनों में जाता है। अगर आप थोड़ा सेकंड स्टेज पे आए तो सही है। हमारी सेकंड कैटेगरी मेडिसिन की क्या, उन पे भी तो जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी बात का रह जाती है, हर मौसम में चेंज हो रही है, आप चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखें कि आपको कामयाबी होगी। तो सुपर इन्फ्लुएंजा के लिए आप देखें, आपके पास जो दवाइयां हैं कि इन्फ्लुएंजियम आपके पास है, बैक्टीरिया आपके पास है, स्ट्रेप्टोकॉक्सिन आपके पास है, स्टेफेलोकाकस आपके पास है, बेसिलिनम आपके पास है, तो आपकी ये दवाइयां काम करेंगी। जस्टेशिया आपके पास है, ये लाजमी इंशाल्लाह काम करती हैं और सुपर इन्फ्लुएंजा में भी ये काम करेंगी। और किसी की एक्यूरेट एग्जैक्ट सिम्टम आ रही हैं वो आपको देनी पड़ेगी, विक्टोरियम पर्फ है या जो भी है, हड्डियों में दर्द है, वो तो देनी पड़ेगी। लेकिन ये दवाइयां अगर आप देंगे तो आप नज़ला जुकाम खांसी से भी ठीक हो जाएगी। अब खांसी के लिए भी हम आगे नहीं जाते, हम ड्राफ्टा दे दी, पीकॉक दे दी, एंटमटाल दे दी, ब्राइजोनिया दे दी, नेटमसल दे दी, अब थोड़ा सा आगे निकले, आगे देखें कि आजकल के मौसम में जस्टेशिया बड़ा अच्छा काम कर रही है, वो आप देते नहीं। आप देखिए मेफाइटस बड़ा अच्छा काम कर रही है, सेगुलेरिया बहुत अच्छा काम कर रही है, स्पोजिया बहुत अच्छा काम कर रही है, इन दवाइयों को आप इस्तेमाल भी नहीं लाते। जबकि जो केस रह जाते हैं, ये 4-5-6 दवाइयां और है, इससे वो ठीक भी होना शुरू हो जाते हैं। तो जरा हिम्मत करके ये दवाइयां देंगे, आजकल के मौसम में चेंज हो रहा है, तो इंशाल्लाह नाकामी नहीं होगी, कामयाबी होगी। अब ये देखिए कि जैसे आजकल मैं पिंडी की बात करूं, पूरे शहर को उन्होंने खोद मारा और हर जगह डस्ट ही डस्ट है, तो आप इस डस्ट की दवाई सबसे बेहतरीन है पोथोस। आप रोज एक खुराक दें, 30 में दें, 200 में दें, अपने क्लिनिक पे लिख के लगा दें कि नजला जुकाम डस्ट से बचाव के लिए मास्क छोड़े, ये दवाई खाएं। पोथोस दे लोगों को कि डस्ट की बहुत अच्छी दवाई है। जैसे पोलन की पोलन दवाई है, मैं पोलन के पीरियड में पोलन देता हूँ और अक्सर केस ठीक हो जाते हैं। डस्ट की में देता हूँ, ये ठीक हो जाते हैं, पोथोस ठीक हो जाते हैं। अब यह दे दरमियान में जिनको बार बार रिपीट होती है, उनको ट्यूबरकुलोसिस साथ दे दे, बेसिलिनम दे दे, ठीक हो जाएगा।
अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। बात ये है कि आप है होम्योपैथ, जो नहीं का सर भी हिला रहे हैं वो भी होम्योपैथ हैं, लेकिन नहीं, आज उसी पे टॉपिक करना है। और कुछ डॉक्टर आ गए हैं मेरे जहन में, उनके यहाँ बैठने से पहले, एक दो डॉक्टर के बैठने से पहले कुछ ख्याल आ रहा था। ये ख्याल था कि जैसे मैं हर दफा पहले माइंड की बात करता हूँ कि यार आप होम्योपैथ बने तो सही ना। आपने DHMS कर लिया, आपने BHMS कर लिया, और सोचा नहीं कि मैंने कभी किताब पढ़नी। होम्योपैथ है क्योंकि आप होम्योपैथ हैं। मैं बड़ा जबरदस्त होम्योपैथ हूँ, मैंने BHMS किया, वो कभी मैट्रिमेडिका पढ़ा है, कभी कोई बोरिक पढ़ी है। अपने ख्यालों से, अपने ख्यालों को चेंज करें, अपने माइंड में, अपने ख्याल में आप बिठाएं कि आप होम्योपैथ हैं। अपने ख्यालों में आप बिठाएं कि आप होम्योपैथ हैं, अपने ख्यालों को चेंज करें। मैं नहीं चाहता कि कोई डॉक्टर भी रह जाए, लेकिन एक तरीकाकार है, एक प्रूवन तरीकाकार है कि जिससे अपने ख्यालात बदले, जिसने अपना एम चेंज किया, जिसने अपना नया गोल बनाया, वो कामयाब हो। आप कह जी मैं बड़ा जबरदस्त होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर तारिक की महफिल में बैठता हूँ, मैं डॉक्टर अली की महफिल में बैठता हूँ, मैं डॉक्टर फलाह की महफिल में बैठता हूँ। जाके पढ़ते तो आप है नहीं, क्या करेंगे? अपना आपको पढ़ना पड़ेगा, कन्वर्ट करें, होम्योपैथ बने, क्लिनिक खोलना है, अपने दिमाग को मैसेज दे कि मैंने ये काम करना है। अपने दिमाग को ये मैसेज दें कि मैंने होम्योपैथ बनना है, और होम्योपैथ बनने के लिए क्या हो। आपने अगर अपने दिमाग को मैसेज नहीं दिया हो तो बनेगा क्यों? आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपकी प्रायोरिटीज है, आपकी दौलत है, आपके माँ बाप हैं, आपका दीन है, आपकी इज्जत है। तो आपका अगर दीन है तो आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आप कहते हैं जी मेरी प्रायोरिटी दीन है, मैं तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है दीन, कि मैं दीन पे चलूं। और जब आप उसे पूछे अच्छा आज सुबह की नमाज पढ़ी थी, उसको याद भी नहीं होगा कब पढ़ी थी। तो प्रायोरिटी तो है, लेकिन कहाँ पे है? आप हाथ दे रहे हैं किसी टैक्सी वाले को, रुको अभी, वो रुक जाता है, वो कहता है हाँ जी कहाँ जाना है। अब आप सोच रहे हैं मैं कहाँ जाऊंगा, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, सोच ही नहीं है, तो वो रक्षा क्या करेगा, दोबारा पूछेगा कहाँ जाना है, फिर आप सोचोगे पड़े तो वो चला जाएगा। हर आदमी को अल्लाह ताला मौका दे रहा है इस दुनिया में कि वो कोई ना कोई ऑप्शन उसके सामने आता है कि वहां से उठे, गेटअप करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, अपनी सोच आपके दिमाग को देनी पड़ेगी। याद रखिए। अपने दिमाग में फिट करें कि मैंने आज 2025 है, मैंने 2026 के एंड तक ये काम करने हैं। मैंने बोरिक मैट्रिमोनी का 30 दफा पढ़ना, मैंने फलां किताब एक दफा पढ़नी है, मैंने काशी राम पूरी दफा पढ़ना है। आप प्रोग्राम दे दे, जब आपके दिमाग को पैगाम पहुंचेगा तो फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे। जब पढ़ना शुरू करेंगे, जब आदत बन जाएगी, और जब नहीं पढ़ेंगे, आपका दिमाग आपको उठाएगा, आपको उस बुक की तरफ लेके जाएगा, और आप पढ़ना शुरू। अपना प्रोग्राम अपने दिमाग को देंगे तो आपका दिमाग ओबे करेगा आपको। अगर आप अपना दिमाग को ओबे नहीं करा रहे तो काम नहीं चलेगा। और हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम हो रही है कि डॉक्टर तो हम सब बने हुए हैं होम्योपैथ, और हम मुकाबला कर रहे हैं दूसरे डॉक्टरों का। और स्टडी आप खुद देख लीजिए, बड़े बेशुमार तरीके से हम दवाइयां बता रहे हैं कि ये दवाई फलाह के लिए, ये दवाई फलाह के लिए, ये दवाई फलाह के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये होम्योपैथी का नुकसान कर रहा है, अपना भी नुकसान कर रहे हैं। फलां फलां के लिए दवाई हो ही नहीं सकती। आप होम्योपैथ तरीके से केस चेक करके बगैर कैसे दवाई देंगे? कितने आदमी आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और आप उसका इश्तेहार बने हुए हैं, और आप कह रही ये दवाई, जैसे मसलन कास्टली कम है जी, आपको पेशाब बहुत आता है, दिया ना कास्टली कम, मैं देखता हूँ 10 में से कितने ठीक होते हैं।
एक को फर्क पड़ेगा। बाकी जो सोशल मीडिया पे 1,000 बंदे ने दवाई ली, ठीक है, 1,000 में से उसने कास्टिक कम ली और 10 को फर्क पड़ा, बाकी क्या कहेंगे मुझे बताएं? क्योंकि होम्योपैथी फ्रॉड है, ये डॉक्टर फ्रॉड है, ऐसे किसकी बेइज्जती? भाई बताएं, आप कास्टिकम देनी है, उसके साथ इकोजिटम देनी है, उसके साथ आपने रस एरोमेटिक देनी है, उसके साथ आपने क्रोजोल देनी है, उसके आप अर्जेंटम नाइट देनी है, उसके साथ एसिफास भी देनी है। ये क्यों नहीं बोलते? अपने क्लिनिक में तो आप एक दवाई नहीं दे रहे, किसी मरीज को 5-5, 6-6, 7-7 से दवाई कम नहीं दे रहे, तो सोशल मीडिया पे कह रहे एक दवाई दे दीजिए। आपके पास वही मरीज आ गया, आप कास्टिकम के साथ इकोजिटम भी दे रहे हैं, आप जनाब रस एरोमेटिक भी दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे क्यों होम्योपैथी की बदनामी कर रहे हैं? आज से बहुत से पहले, 30-35 साल पहले, अखबारों के मैगजीन में होम्योपैथ ने इश्तेहार देने शुरू किया और करोड़ों रुपए कमाए। क्या किया? उनके क्लिनिक अपने खत्म हो गए, नाम उनके खत्म हो गए, और जिनको आराम नहीं आया, क्या हुआ? उन्होंने बुरा भला था। उसका रिजल्ट क्या? कि हमारी होम्योपैथी वहीं पे खड़ी। हम कहते हैं पिंडी में होम्योपैथी ज्यादा, क्योंकि हम खुद पिंडी में है ना, हम खुद एक्टिव है, लेकिन बाकी क्या पता एक्टिव है कि दूसरे शहरों में, दूसरे इलाकों में। फिर दौर आया तो टीवी का दौर आ गया, लोगों ने टीवी में स्लाइड देनी शुरू कर दी, जनाब फला फला बीमारी, उनके क्लिनिक में रश लग गए, उन्होंने उठा के जनाब कम्बिनेशन के थैले भर भर के देने शुरू कर दिए। अब नाम लूं तो मुनासिब नहीं लगता, लेकिन ये हकीकत तो है। क्या बना? साल 2 साल, उसके बाद क्या हुआ? खत्म हो गया, उनका नाम भी खत्म, उनका काम भी खत्म, उनकी इज्जत भी खत्म, होम्योपैथी को भी बदनाम किया। अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग समझ रहे कि बस जी मेरी रेटिंग होगी, 1,000 इतने साल होंगे, मुझे पैसे मिलेंगे। मुझे आज तक कोई होम्योपैथ दिखाया जिसको पैसे मिल रहे हैं? मेरे पास तो कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, कोई नहीं कि हाँ जी ये देखिए मेरी इनकम आ रही। तो आपका रेटिंग में जनाब ये दवाई, ये दवाई। और मैं आपको बताऊं, आजकल सोशल मीडिया में आप भी देखते होंगे, मैंने भी देखा है कि जिनको हम मोतबर समझते थे, कुछ प्रोफेसर, कुछ डॉक्टर, कुछ सर्जन, कुछ मौलवी, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ जनाब आपके फूड एंड न्यूट्रिशन के माहिर, सब आते थे और कितने कितने उन्होंने बातें की, कितने खुराकें बताए, कितने तरीके बताए, कितने मौलवी मेंबरों पे बैठ के उन्होंने बात की। आज वो लोगों की चीजें बेच रहे हैं, इश्तेहारों में आगे पैसों के लिए चंद। आज वो मौलवी और वो लोग क्या बेच रहे हैं? कोई जनाब सुबह का नाश्ता बेच रहा है, कोई दोपहर का नाश्ता का बेच रहा है, कोई जनाब ताकत के कैप्सूल बेच रहा है, कोई और बेच रहा है, कोई शर्म नहीं आ रही, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं कि आप देखते नहीं है कि वो थंबनेल आपकी बेटी ने भी पढ़ना है, आपकी बहन ने भी पढ़ना है, माँ ने भी पढ़ना है, और आपका हुलिया क्या बना हुआ है, और आप क्या थंबनेल लगा रहे हैं सिर्फ पैसे की खातर, सिर्फ पैसे की खातर। कई मौलवी कपड़ा बेचने पे लगे हुए हैं, सूट बेचने पे। वो मौलवी दोनों की तकरीरें करते करते इधर आगे, मुझे समझ नहीं आता ये हो क्या है। अपने अपने बदनामी कर रहे हैं, होम्योपैथी की बदनामी, सबकी बदनामी कर। और भाई अपने टेबल पे पढ़े ना, अपने घर पढ़े। डॉक्टर मसूद लाहौर वाले, डॉक्टर नामी हैदराबाद वाले, और डॉक्टर नादर कराची वाले, डॉक्टर रियाज पिंडी वाले, डॉक्टर शरीफ पिंडी वाले, डॉक्टर नसीम पिंडी वाले, डॉक्टर वली मोहम्मद पिंडी वाले, डॉक्टर नूर मोहम्मद पिंडी वाले, डॉक्टर नजीर मासूम पिंडी वाले, डॉक्टर गनी राजा पिंडी वाले। ये डॉक्टर और जो फोत हो गए तकरीबन ऑलमोस्ट सारे, अल्लाह ताला सबको जन्म जगह दे। इन्होंने कोई कौन से इश्तेहार लगाए थे भाई? कौन सा टीवी इस्तेमाल किया? अपने अपने घरों में, टेबलेट में, अपने टेबल में बैठ के, क्लिनिक में बैठ के अपना नाम कमाया। तो आप भी तो कमा के दिखाए ना। ये कौन सी होम्योपैथी कर रहे हैं? बहरहाल अपने आप को होम्योपैथ में चेंज करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत बेहतरी होगी। अपने टेबल पे पढ़े और रोज स्टडी करें, अपने आप को होम्योपैथ माने, अपने दिमाग में डालें कि मैं होम्योपैथ हूँ, मैंने यही करना है। मैंने अगले साल दिसंबर तक मैंने ये किताब 2 दफा पढ़नी है, 3 दफा पढ़नी है, एक दफा करके तो देखें। आप मुकाबले करते हैं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के, वो पता कितना पढ़ते हैं? अगर किसी के घर में, किसी के साथ, किसी को पता है कि एक एमबीबीएस कितना पढ़ता है, तो खुद आप समझ सकते हैं कि उसके मुकाबले हम क्या कर रहे हैं। और फिर दावे, क्लेम्स उनसे भी ऊपर जा रहे हैं जनाब, समझ नहीं आती क्या है।
तो फिर जब फेल होते हैं तो बदनामी तो हमारे सिस्टम की होगी। तो खुदारा ये काम मत करें, होम्योपैथी की स्टडी करें, देखें कि कैसे आप स्टडी करनी है, और स्टडी जो डॉक्टरों का है, आपके शहर के डॉक्टर है, उनके क्लिनिक में देखें कि उनकी स्टडी कितनी है, उनका तरीका क्या है। सिंगल रेमेडी वाले सबसे मशहूर डॉक्टर थे, डॉक्टर शरीफ साहब, नसीम साहब, रियाज साहब, गनी राजा, ये सब सिंगल दे रहे थे। डॉक्टर वली मोहम्मद साहब, और मैक्सिमम इनमें हाई पोटेंसी देने वाले थे और कामयाब थे। हम क्यों डर रहे हैं? आप एक जमीनी हकीकत देखनी चाहिए कि हुआ क्या है, कैसे हो रहा है। हम कम्बिनेशन दे रहे हैं, जो कंपाउंड दे रहे हैं, उसमें कामयाबी कहाँ हो रही है। बहरहाल, अब अल्लाह की हम थोड़ी सी सिर्फ बयान करेंगे, थोड़ी सी तो नहीं करनी चाहिए। अल्लाह इतना बड़ा है, इतनी बड़ी अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की हस्ती है कि अगर हम 100 दफ़ा पैदा हो जाए और हमारी 100 साल उम्र हो और हम हर लम्हे शुक्र अदा करें, तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो सकता। अल्लाह की इतनी बड़ी ज़ात है। तो आज जो अल्लाह की जो सिफ्त है वो है अल रज़ाक को, रिस्क देने वाला। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी हस्ती है, कितना बड़ा रब है कि सबको रिस्क देने वाला। अल रज़ाक सबको रिस्क दे रहा है, जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको रिस्क है। आप देखिए कि कितने इंसान है, 7.5 8 अरब इंसान है। अल्लाह ने वादा किया हुआ है रिस्क का, सबको रिस्क मिल रहा है। अल्लाह ने वादा कर दिया कि ये इतना रिस्क खाएगा और फिर उसके बाद इस दुनिया से जाएगा, और वो जब तक रिस्क पूरा नहीं करता। कईयों को अल्लाह जल्दी खाना पड़ जाता है, खूब पेटू खा रहे हैं, जल्दी फोत हो जाए। कईयों ने कम खाना शुरू कर दिया, पूरा रिस्क करेंगे तो लंबी उम्र पाएंगे। आप ये देखिए कि रिस्क अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने कहा मेरे हाथ में रिस्क हर एक को मिलेगा, हर जानवर को, जानदार को, मछलियां हैं, परिंदे हैं, अशरातुल अर्ज है, इंसान है, अशरफुल मखलूक है, सबको रिस्क मिल रहा है। और फिर हम रिस्क के पीछे पड़े। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको रिस्क मिलने और आप घर बैठे रहे, आप उससे कोशिश करेंगे सही करेंगे तो फिर आपको रिस्क रिस्क मिलेगा, ज्यादा भी मिलेगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कोशिश करें आपको ज्यादा रिस्क भी मिलेगा। और अगर उस रिस्क में आप इबादत से करेंगे, हलाल तरीके से करेंगे, तो उसका सवाब भी ज्यादा, उसकी बरकत भी ज्यादा है। अब ये देखिए अल्लाह के हाथ में रिस्क है। मुझे ऐसे पता है कि डॉक्टर बैठे हुए हैं, एमबीबीएस भी हैं, होम्योपैथ भी हैं, और भी हैं, ठीक है, जिनकी रोज की कमाई 1,000 भी है, 2,000 भी है, 3,000 भी है, 500 भी है, ज्यादा भी है, कम, इससे भी ज्यादा है। वो तो डॉक्टर है ना, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे रेडी फरोशों को जानता हूँ जो इन डॉक्टरों से ज्यादा रोज कमा रहे हैं, जो इन डॉक्टरों से ज्यादा कमा रहे हैं, 20-20 30-30 हजार दिहाड़ी लगा रहे हैं रोज। ऐसे रेडी फरोश हैं, ऐसे दाल चावल वाले हैं, ऐसे चने वाले हैं, ऐसे नाश्ते कराने वाले हैं, अनपढ़ हैं। इधर डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे हैं, कमाई कितनी है, 500, 1000, 2000, 3000, 4000। एक अनपढ़ रेडी वाला है, वो कमा रहा है 10,000, 20,000, 30,000। आप जरा सोचिए। मैं आपको उस वक्त की बात करता हूँ कि एक साहब थे, उन्होंने देखा कि उस वक्त इंजीनियर की तनख्वाह थी 15,000 रुपये महीना। आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले इंजीनियर 3500 लेता था, और जो सब इंजीनियर था वो लेता था कोई 3-4 हजार रुपये। तो वो 10-12 हजार रुपये लेता इंजीनियर। और उसके मुकाबले में हमारे कॉलेज की चाय कैंटीन वाला रोज के 10,000 लेता था। उसको महीने के मिल रहे हैं 15,000, वो रोज के 10,000 कमा रहा है। तो रिस्क किसके पास हुआ? अल्लाह के पास। अल्लाह ने ये नहीं देखा कि ये पढ़ा लिखा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये कितना पढ़ा है, रिस्क रिस्क मिलना है तो आपके मुकद्दर में लिख दिया गया। आप उसको मोहब्बत से, उसको इबादत से गुजारे, उसमें बरकत हो जाएगी। कल राजिक है, अल्लाह तो सबको रिस्क दे रहा है।
7.5-8 अरब इंसान है, लाखों प्रोफेशन है, लाखों रिस्क मिल रहा है ना। और इससे 50 गुना शरातुल अर्ज है, 50 गुना आपके कीड़े मकोड़े सांप जानवर परिंदे चूटियां कांटियां बगैर प्रोफेशन सबको रिस्क मिल रहा है। कोई प्रोफेशन नहीं उनका। समुद्र में चले गए, एक हिस्सा जमीन है 3 हिस्सा समुद्र है, कितनी मछलियां अनगिनत, एक वेल मछली की खुराक एक टाइम की 5,000 टन है, कितनी मछलियां खा रही हैं, कौन दे रहा है, कौन सा प्रोफेशन है। जब अल्लाह उनको दे सकता है फिर आपको भी प्रोफेशन के बगैर दे सकता था। लेकिन आप अशरफुल मखलूकात है, आपको प्रोफेशन दिए, आपको दिमाग दिया, आपको जन्नत में रख रहा है, उन सब ने जन्नत में नहीं जाना। आपने जन्नत में जाना है और आपके लेवल है जन्नत के कितने, आप उसमें जाना। कितने बैक्टीरिया वायरस आपके जिस्म में हजारों हैं, उनको अल्लाह खुराक दे रहा है। जिन है जिन्नात है, उनको कैसे आप डिनाई करेंगे, उनको अल्लाह रिस्क दे रहा है, कहां से दे रहा है हमें नजर भी नहीं आता। मखलूकात में आते फरिश्ते आते हैं, उनका भी एक अपना रिस्क है, वो भी मिल रहा है। तो अल्लाह ने जब रिस्क का अपना उठाया हुआ है, तो अगर हम राजी को विर्द करेंगे तो आपके रिस्क में बरकत होगी और रिस्क में कुशादगी होगी। रिस्क तो मिल रहा है जितना आपको मिलना मिल रहा है। इसके बाद आज का जो रूब्रिक है माइंड का, वो है इंटेलिजेंट। हमारे रूब्रिक भी देखे कैसे कैसे लिखे हुए हैं, डॉक्टरों ने कितनी मेहनत करके कितने इम्प्रूविंग करके माइंड पे इम्प्रूव करके लिखा हुआ है इंटेलिजेंट। अब ये देखिए कि इंटेलिजेंट तो सारे बनते हैं, सब अपने आप को इंटेलिजेंट कहेगा। एक बेवकूफ भी है, वो भी अपने आप को इंटेलिजेंट कहेगा। एक अनपढ़ है, वो भी अपने आप को इंटेलिजेंट कहेगा। लेकिन जहां बात हो रही है मोर इंटेलिजेंट, अपने आप को बहुत लायक समझता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। उससे आप किसी मामले में पूछे तो वो कहेगा मुझे सब आता है, बता नहीं रहा, मुझे सब आता है। या तो वाकई इंटेलिजेंट हो और वो किसी शोबे का हेड हो, कोई गोल्ड मेडल लिए हो, कोई इनामात लिए हो, कोई फीस लगी हो, कोई उसकी ऑफिस में लाइन लगी हो फील्ड की सर्टिफिकेट की, पता चले कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहता है मुझे सब पता है। आप किसी फील्ड से बात करें तो कहता है मुझे पता है ये कैसे हो सकता है। मोटरसाइकिल रखी है, हाँ जी मैं ठीक कर सकता हूँ, गाड़ी रखी है मैं ठीक कर सकता हूँ। किसी शोबे में आप बात करेंगे कि मैंने मकान बनवाना है, वो आपको कहेगा जी मैं बनवा के देता हूँ जी, मेरे मिस्त्री वाकफ है, मैं बनाता हूँ, मुझे दे। आपने कोई कारोबार शुरू करना हो, कहेगा जी मैं करता हूँ जी, मैं इसमें माहिर हूँ। ऐसे आम तौर पे लोग आपके पास आते हैं, बातों बातों में पता चलता है कि आप जरा सा कहेंगे हाँ जी वो फलान डॉक्टर तो मेरा दोस्त है, वो फलान जनरल तो मेरा दोस्त है। कितने आते हैं, अगला घास भी ना डालता हो लेकिन ये बने हुए कि मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, और मोर इंटेलिजेंट अपने आप को शो करते हैं। अब जो मोर इंटेलिजेंट आपको शो कर रहे हैं, आप उनको दवाई दे रहे हैं नेजल पोलिप्स की, आप दे रहे हैं उनको नेजल सेप्टम की, डीएनएस की दवाई दे रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा। आपने अकॉर्डिंग टू सिम्टम, आपने अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू किसी किताब के रेफरेंस से ट्यूबर दे दी, कार्सिनोसिस दे दी, ट्यूक्रियम दे दी, सेगुनेरिया दे दी, लेमना माइनर दे दी, आपने कलकेरिया काप दे दी, आपने मोनियम काप दे दी, आपने सम्यूकस नाइग्रा दे दी, आपने कलकेरिया फोल दे दी, आपने थूजा दे दी, आपने काली क्लोरेटम दे दी। जितनी नाक की दवाइयां बने लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क उसको पड़ ही नहीं रहा। आप भी हैरान है कि मैं दवाइयां दे रहा हूँ सारी एक्यूरेट बन रही है, छींके उसकी आती है, नाक उसका बंद है, सुबह छींके आती है, रात को नाक बंद है, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ लेकिन मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रही। जबकि वो सिम्टम देखे कि सिम्टम क्या है। अगर उसकी सिम्टम है मोर इंटेलिजेंट वाला, तो उसकी फिर सिर्फ एक दवाई लाइकोपोडियम है। जो लोग अपने आप को मोर इंटेलिजेंट समझते हैं कि मुझसे ज्यादा किसी की काबिलियत नहीं, किसी फील्ड में मास्टर ऑफ नन होता है वो असल में। किसी फील्ड में आप जाएं कि मुझे सब पता, आप जरा नाम लिया किसी काम का, मैं करवाता हूँ जी, मुझे पता है सारा, आपके घरों में, आपके दोस्तों में, आपके इर्द गिर्द मौजूद है, मैं आपका काम करवाता हूँ नहीं।
मेरे बड़े पुलिस में वाकफियत है, मेरा बड़ा इंतजामिया में वाकफियत है, मेरी बड़ी एयरपोर्ट में वाकफियत है, मैं आपके काम करवाता हूँ, जब जरूरत पड़ती है तो फिर आगे से कोई नहीं। वो जी छुट्टी चला गया है, वो जी बंदा नहीं मिला, वो जी फोन नहीं मिला। तो ऐसे बंदों की दुआई है जो अपने आप को मोर इंटेलिजेंट समझते हैं, उनकी दुआई लाइकोपोडियम। वैसे भी लाइकोपोडियम जो दवाई है ये इंटेलिजेंट लोगों की है, कि जो आ, अपने अपने काम में बड़े माहिर हैं, उनकी भी दवाई है। लेकिन जब मोर इंटेलिजेंट समझना शुरू हो जाएंगे कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, तो फिर आपको लाइकोपोडियम देनी पड़ेगी। आपके पास शियाटिक पेन का मरीज आता है, उसको शियाटिक पेन है, आपने अपने तजर्बे पे, आपने रेपर्टरी पे, आपने रेफरेंस से उसको कालू से दे दी, रस्टा दे दी, निफाइलम दे दी, उसको फैटोलोका दे दी, बोरियम दे दी, टेलुरियम दे दी, वेलेरियाना दे दी, काली आइडाइड दे दी, काली बाइक्रोमिकम दे दी, मैकफास दे दी, नहीं ठीक हो रहा भाई, फंस गया केस, नहीं ठीक हो रहा। लेकिन अगर उसकी नेचर, उसका माइंड है कि मोर इंटेलिजेंट, तो फिर आपको लाइकोपोडियम देनी पड़ेगी। जैसे आप लाइकोपोडियम देखेंगे, आप पिछली दवाइयां दे चुके हैं, उनको रिपीट भी ना करें, ये खुद उनके काम को, उनकी एफिकेसी को एनहेंस करेगी और लाइकोपोडियम सारे केस को क्लियर करेगी। क्योंकि यहाँ पर उसके कुछ चीज फंसी हुई है, कोई ऑब्स्टेकल है, वो किसकी है? लाइकोपोडियम की, मुझे सब पता है। तो ऐसे लोगों के आपके साथ लोग हैं, फिरने वाले हैं, मरीज हैं, साथ हैं, कहीं भी जाते हैं डिस्कस करेंगे, नए बिजनेस पे बहस करेंगे, कोई चीज ले रहे हैं बहस करेंगे, हालांकि उसको पता भी ना हो। तो ऐसे लोगों की, हालांकि सिंपल दवाई है लाइकोपोडियम, इंटेलिजेंट के लिए आप लाइकोपोडियम दें और आप देखें कि इंशाल्लाह आपके केस निकलेंगे। बाकी भी इस तरह मैं हर दफा कहता रहता हूँ, नया, हर दफा नया रूप होता है, तो आप उस पर चलेंगे तो आपको कामयाबी होगी। आपको कामयाबी असल में माइंड से ही मिलनी है, याद रखिएगा। अगर आपका माइंड, आप पढ़ लेते हैं लोगों का, आप उसको केस टेकिंग में माइंड को समझ लेते हैं, तो इससे बेहतर दवाई कोई नहीं निकलेगी। फिर आपको ना एंटीबायोटिक देने की जरूरत है, ना आपको हाई प्रेसी देने की जरूरत है। आप 30 भी देंगे वो भी काम करेगा, आप हाई भी देंगे वो भी काम करेगा। लेकिन आपको माइंड सिम्टम लेने में वाकई दुश्वारी होगी। ये एक मुश्किल काम है, सबसे ज्यादा इजी नहीं है, लेकिन जब आप आ जाएगा तो फिर इजी हो जाएगा। डॉक्टर रियाज साहब देते थे माइंड पे, फिर लोकेशन पे दो बातें थी बस, बंदे में तेजी है, गुस्सा है, और उसके साथ मजाक करके देखा, बर्दाश्त कर रहा है नहीं कर रहा है, अपने नंबर पे बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, वो दवाई दे दी, लोकेशन की दवाई दे दी, और अगर पॉजिटिव काज पता चल गई उसकी दवाई दे रहे। तो आप देखें कि सबसे ज्यादा पिल्ली के वही 500 400 रोज के देखे हुए डॉक्टर थे। और मजे की बात है कि सिंगल रेमेडी दे रहे थे, इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है कि वो कभी दो दे देते, तीन नहीं, एक दे देते। उनसे मिला हूं कई मरतबा, उनसे ज्यादा मैं डॉक्टर नसीम साहब से मिला हूँ, हमारी दोस्ती भी थी, हालांकि वो मेरी उम्र में बहुत बड़े थे। एक बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला इन सबको जन्म में जगह दे। वो भी सिंगल रेमेडी दे देते। मैं जब भी उनके पास गया हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने करीब बैठाया, सामने बेंच पे आ जाओ भी बैठो, मेरे लिए मिल्क शेक मंगाया, हर दफा, ये नहीं कि कभी। फिर जब मैंने कुछ पूछा तो उन्होंने सिंगल रेमेडी बताई, क्या खोल दे रिपोर्टरी भाई, रिपोर्टरी खोली, ये दवाई बन रही है, सिंगल रेमेडी दे, इंतजार करें। तो आज भी अगर आप सिंगल रेमेडी दे, ठीक है, अगर आपको नहीं आता माइंड पे, आप जो लोकेशन वाइज है, जो पॉजिटिव है, वो दवाई आगे पीछे दे, आप उसको नोजोड दें। नोजोड आपके पास बहुत अच्छा जरिया है आपको बीमारी को रोकने का, बीमारी को स्टे करने का। आपका अगर वो वायरस खत्म हो जाता है, तो नोजोड से बेहतर कोई दवाई नहीं, आप नोजोड दें। लेकिन माइंड पे जब चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी।
अब हम आते हैं अपने असली मेडिसिन पे, जो आज की हमारी दवाई है। दवाई तो थी पिक्रिक एसिड, मैंने अनाउंस किया था, लेकिन हम फाइटोलाका पे आ गए, तो फाइटोलाका इग्नोर हो रही थी। तो फाइटोलाका भी इम्पॉर्टेंट दवाई है, तो फाइटोलाका पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। फाइटोलाका हमारी बहुत सी दवाइयाँ कुदरती तौर पे एंटी मियास्मेटिक हैं, ये एंटी सिफिलिस है और अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम करने वाली है। फाइटोलाका ने एक बहुत फीमेल को सहारा दिया हुआ है एक बीमारी में। फाइटोलाका आप देखें कि ये है कि इट इज ए ग्लैंडुलर मेडिसिन। अब ग्लैंड्स क्या चीज है, हमारी कितनी ग्लैंडुलर मेडिसिन है, बहुत सारी। और ग्लैंड आपकी एक जिस्म का इतना जरूरी चीज है, जैसे तो हर सिस्टम जरूरी है, लेकिन जो ग्लैंड का मेटाबॉलिक सिस्टम है वो बड़ा अजीबोगरीब है। आप ग्लैंड का क्या काम है कि आपकी सिक्रीशंस करती हैं। कुछ इसमें से ग्लैंड हैं जो सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, और कुछ आपके सिक्रीशन डायरेक्ट आपके जिस्म पे आते हैं। एक एक्सोकारिन है, एक एंडोकारिन है। जो एंडोक्रीन है वो आपके डायरेक्ट ब्लड में अपने ग्लैंड से सिक्रीशन जा रही है और वहीं से वो अपना काम करती है। जो एक्सोक्रीन है वो आपकी सिक्रीट बाहर आती है, जैसे आपके स्लीवरी ग्लैंड है, थूक आप बाहर फेंकते हैं, आपके स्वेट है, आपका पसीने वाले ग्लैंड है, वो आपके बाहर फेंकते हैं। तो कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं, और जहां जहां ग्लैंड में कोई बीमारी हो ये वहां भी काम करेगी, क्योंकि ये एंटीसिफ्लेटिक है। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड है आपके, कि आपके जो सिक्रीशन होती है मैदे के लिए। फिर आपके मिल्क ग्लैंड है, आपके मिल्क की सिक्रीशन होती है लेडीज की। कभी कभी कोई दवाई लग जाए, मर्द को कुछ हालात उठे पड़ जाए, तो मर्दों को भी दूध आना शुरू हो जाए। तो ये ग्लैंड को जो रास्ता देंगे, जो सोच देंगे, वो केमिकल बनाएगा और सिक्रेट करेगा, और ये ग्लैंडुलर मेडिसिन कहलाती है। क्यों कि ये मेमोरी ग्लैंड पे इसका बड़ा अच्छा असर होता है। अब देखें कि इसका ये असर कहाँ का करती है, एंटीसिफ्लेटिक है, और ये फाइब्रोसिस करती है। आपकी जो फैसियाज मसल्स हैं, आपके जो शेथ हैं, आपके जो लिगामेंट हैं, आपको जो पेरियोस्टम है, जो बिल्कुल हड्डियों के साथ और हड्डियों के थोड़े दूर जो आपकी लेयर्स हैं, जिसको आप फेशियल मसल भी कहते हैं, शेथ मसल भी कहते हैं, आप पेरियोस्टम भी कहते हैं, ये उसके इन्फेक्शन की दवाई है। वहां पर अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो ये वहां पे बेहतरीन काम करेगा, और आपको पता नहीं चलेगा काम कहाँ करे, क्योंकि आपने दवाई वही देनी है कि अगर घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो स्टाक दे दी, ब्रायोनिया दे दी, कैल्शियम दे दी। लेकिन आप देखें कि सारे बीज तो रस्ताक से नहीं ठीक होते ना, ब्रायोनिया से नहीं ठीक हो रहे, कल्कीरिया फोर से नहीं ठीक हो रहे, मेडोरिनम से नहीं ठीक हो रहे, ड्रासा से नहीं ठीक हो रहे, आप हड्डियों की दवाई दे रहे हैं, आरोमेट भी दे दी, नहीं ठीक हो रहे। ये दवाई खास तौर पे आपकी हड्डियों के ऊपर जो लेयर्स हैं
उसमें स्वेलिंग, उसमें इन्फेक्शन, उसमें इन्फ्लेमेशन की दवाई। और कब पता चलेगा? जब आप दबाएंगे, आप उस अफेक्टेड पोर्शन को, उस हड्डी को आप दबाएंगे, उस जोड़ को दबाएंगे, जब दबाने पे दर्द होगा और फिर वो उठते वक्त भी दर्द होता है, चलते वक्त भी होता है, तो वो आपको फाइटोलोका को डिमांड करेगा। लेकिन अगर उठते दर्द तो रस्टास का भी होता है कि थोड़ा सा हरकत की, नीचे से उठा, कुर्सी से उठा, सोफे से उठा, दर्द हुई, 4-5 कदम चला, 8 कदम चला, थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन जब आप रस्टास के मरीज को दबाएंगे तो उसको आराम मिलेगा। आप ब्रेजोना के मरीज को हार्ट प्रेशर देंगे तो उसको आराम मिलेगा। आप मैकफास्ट के मरीज को मिलाएंगे तो उसको आराम मिलेगा। आप काल्ची कम के मरीज को ठंडक का लगाएंगे उन जोड़ों में, उसको आराम मिलेगा। लैडम के मरीजों के जोड़ों में आप ठंडक लगाएंगे तो उनको आराम मिलेगा। आप डिफ्रेशिएट कर सकते हैं इसके जोड़ों को कौन सी दवाई चाहिए। और जरा सा टच करेंगे बेलाडोना आएगी, जरा सा टच करेंगे फाइटोलाका आएगी, जरा सी हरकत पे दबाएंगे फाइटोलाका आएगी। फाइटोलाका एंटीसेप्टिक दवाई है। और या फिर ओसियस टिश्यू की दवाई है। ओसियस टिश्यू जो आपकी हड्डियों के अराउंड में टिश्यूज बने हुए हैं, उनमें भी स्वेलिंग है तो ये दवाई, क्योंकि ये सिफिलिटिक का काम आपको पता है कि अल्सर बनाना है, जख्म बनाना है जो अंदर रिश्ते हैं और ठीक नहीं होते, और ये अंदर से शुरू होकर बाहर आते हैं। पहले इनका जख्म बनेगा अंदर, फिर तकलीफ शुरू होगी, फिर ये बाहर आएंगे। जबकि साइकोटिक का है, उसका जख्म बाहर बनेगा, ऊपर बनेगा, फिर वो अंदर जाएगा। सोरा की बीमारी आपके स्किन के ऊपर रहेगी। इसकी अंदर की बाफ्तों में से, अंदर की सीरियस मेम्ब्रेन्स में से लिगामेंट में स्वेलिंग होगी, और वहां की स्वेलिंग नहीं ठीक होती। हम रस्टास दे रहे हैं, प्रायोनिया दे रहे हैं, काल्चिकम दे रहे हैं, लेकिन आप जब फाइटोलाका देंगे या आरामेट देते हैं तो ये दवाइयाँ एंटीसिफ्लेटिक होकर वहां से काम शुरू करती हैं। या मर्कसाल देंगे तो ये वहां पे काम करेगी। फिर आप देखें कि ये हमारे गले के लिए बड़ी मशहूर। अगर आपका गला खराब रहता है, टॉन्सिल्स है, टॉन्सिलाइटिस है, इनलार्ज टॉन्सिल्स है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है, उसकी वजह से टेम्परेचर है, बुखार है, तो फाइटोलाका काम करेगी। लेकिन फाइटोलाका अपने सिम्टम पे काम करेगी। फाइटोलाका का गला जब भी आप देखेंगे तो ग्रे नजर आएगा अंदर से, ग्रेच, और वहां ये रहती नहीं है। अगर बिल्कुल सुर्ख नजर आएगा तो बेल, अगर उससे जरा कम नजर आएगा तो ब्राटा कार्ब, अगर उसमें आपको टॉन्सिल्स के ऊपर थूक नजर आ रहा है, ड्राई नहीं है, थूक नजर आ तो मर्कसाल काम करेगी। अगर बिल्कुल ड्राई नजर आ रहा है तो ब्राटा कार्ब काम करेगी, क्योंकि अप्रोच सीधा काम करेगी। लेकिन इसका ग्रेश होगा गला, ग्रेश, डार्क डार्क आप ब्लड कह ले, वो जो ग्रेस में जाते एक ब्लूच होता है वो नहीं होगा, ये ग्रेस कलर साफ नजर आएगा। और ग्रेस कलर का अमूमन जो डिफ्थेरिया है वो ग्रेस कलर में होता है। डिफ्थेरिया की जो बड़ी दवाई बनती है। डिफ्थेरिया क्या है कि आपकी नाक की, कान की जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है वो स्वेलिंग हो जाती है, सांस बंद होना शुरू हो जाता है, और इससे डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें अंदर से टार्च जरा अच्छी रखा करें, अंदर से लाइट लगाएं, आपको डार्क ग्रे नजर आ रहा है, ब्लैक इससे पहले, तो आप फाइटोलाका दे, बड़ा अच्छा काम करेगी। और मैंने एक सिंगल डोज से बड़े बड़े पुराने केस ठीक होते देखे हैं अपने क्लिनिक में। टॉन्सिल चाहे राइट का चाहे लेफ्ट का, टॉन्सिल फंसते हैं आपके, आप देते रहे ब्राटा का, आप देते रहे ट्यूबरकुलाइनम, उसका फंस जाता है एक साइड से आके, वो नीचे नहीं जाते, रुक गए हैं, वहां पे ये काम करेगी। फिर डिफ्थेरिया पे मैंने बताया आपको काम करे। फिर एक बार गले का क्विंसी। क्विंसी क्विंसी क्या है कि आपका पेरी टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस के साथ सपुरेशन, टॉन्सिलाइटिस के साथ फोड़ा, फिंसी फोड़ा अंदर निकलेंगे, वो नजर आएंगे, और उनमें भी अगर ग्रेसपन है तो फाइटोलाका काम करेगी। अगर उसमें पस नजर आ रही है तो हैपर सब सीएम में काम करेगी।
अगर नाय सुर्ख नजर आए तो बेलाडोना काम करेगी, अगर अंदर आपको थूक नजर आ रहा है तो मर्कसाल काम करेगी। आप गले का मुआयना करके सिंगल सिंगल एक एक दें तो इसका जादू आप देख सकते हैं। तो ये गले के लिए बड़ी अच्छी दवाइयों में से हमारे फर्टोलका। फिर आप देखें कि कितनी माएँ आती हैं बच्चे लेके, और जो हमारा बच्चा दांतों पे आया हुआ है, इसको मोशन लगे हुए हैं, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, चीजें फेंकता है, तो अगर तो वो दांतों से कोई चीज दबा रहा है, प्रेस करता है, निपल पकड़ा है उसको दबा लिया, कप पकड़ा हुआ है, गिलास पकड़ा है उसको दबा लिया, माँ की उंगली लेके दबा रहा है, बाप की उंगली लेके दबा रहा है, जो भी उसके बाद उसकी उंगली दबाता है, तो उसकी दवाई फाल्टोला का सबसे बेहतरीन है। उसकी दूसरी दवाई पोल्डोफाइलम है, उसकी तीसरी दवाई बेलाडोना है, उसकी चौथी दवाई जो आम चलती है साइना है, एक वो दवाई है कोरोकाटा, ओनेंथस कोरोकाटा, वो भी इसकी दवाई है। जो बच्चे दांतों के जमाने में दांत काटते हैं, या जो बच्चे चक काटते हैं, उनकी दवाई बेलाडोना है वैसे। लेकिन दांतों के जमाने में आपकी उंगली, माँ की उंगली, किसी की उंगली दबा रहे हैं, कप पकड़ा वो दबा लिया, फीडर पकड़ा वो दबा लिया, तो आप उनको पोल्डोफाइलम, फाल्टोलाका, बेलाडोना देंगे तो इसी से उनकी दांत छूट जाएगी, और जो मोशन हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और दांत इनके रुक जाते हैं बढ़ना इसी वजह से। एक अजीब की, ये सारे बच्चों को नहीं होता, ये वाली सिम्टम दांत तो सबके निकलते हैं, लेकिन ये गुस्से के साथ इसकी अलग से एक सिम्टम है कि वो हर चीज दबाता है, और बड़ी शिद्दत से दबाता है। आम दबाते तो हर बच्चे, लेकिन इसका हर शिद्दत से दबाएगा, उसके बगैर रह नहीं सकेगा। जरा सी चीज जो मिली फटाफट दबा रहा है, उसको सुकून मिलता है दबाने से। अब देखें कि ये फिर आपके टेस्टिकल की बड़ी अच्छी दवाई, आर्काइटिस। अगर स्वेलिंग ऑफ आपकी टेस्टिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। वैसे तो टेस्टिकल के लिए आपको पता है कि पल्सटिला बहुत अच्छा काम करती है, लेक्सिस अच्छा काम करती है, बेलाडोना करती है, आरामेट करती है, ब्राटेनम करती है, स्पोंजिया करती है, और ये बड़ी आ, ये 5, 6, 7, 8 तो शोर आफाक हो सकती है, एक शोर आफाक नहीं हो सकती। नहीं नहीं, 7, 8 दवाई तो शोर आफाक हो सकती है, एक दवाई शोर आफाक नहीं हो सकती भाई। सबसे ज्यादा कोई भी शोर आफाक नहीं है। तो हमारे हर बीमारी के लिए याद रखें, समझने की कोशिश करें कि एक दवाई शोर आफाक नहीं है भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता। कम से कम 6, 7 दवाइयां शोर आफाक हैं। होम्योपैथी को इतना सस्ता ना बनाए, इतना इजी ना बनाए। तो शोराफाक हैं, अपने अपने मर्ज में है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आजकल के मौसम में जो आ रही हैं सुपर इन्फ्लुएंजा, और आप दें वो दवाइयां देखें, तो सारी शोराफाक है। दुनिया के पास उसका ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे पास है। तो बड़ा अच्छा काम करती है ये, क्योंकि लोग आपके पास आते हैं कि जी स्वेलिंग होगी, पता नहीं चला कैसे हो गया, अमूमन चोट या दबाव की वजह से होता है। लेकिन ये अच्छा काम करती है, क्योंकि ये नजरों से दूर है। आप रोडोडेंड्रॉन देते हैं, आप लेक्सिस देते हैं, पल्सटिला देते हैं, आरामेट देते हैं, स्पोंजिया देते हैं, ब्रोटेनम देते हैं। अब इन सब में हाइड्रोसिल भी आ रहा है, कवर हो रहा है, इन सब में हाइड्रोसिल कवर हो रहा है, इन सब में हर्निया भी कवर हो रहा है। यही दवाइयां काम करती हैं। और इन्हीं में से अगर थायरोडिनम का आप कर लें, इस्तेमाल करें, आरामेट का करें, तो अनडिसेंडेंट टेस्टिंग पे भी ये काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जिसको भी टेस्टिकल प्रॉब्लम है उसका चेकअप करें, उसका मुआयना करें, क्योंकि अगर वहां पर ब्लूचपन है तो फिर लैक्सिस काम करेगी, फाइटोला का काम करेगी, ब्लैकिशपन है तो फाइटोला का काम करेगी। याद रखिएगा कि आपको हाइड्रोसील में, आपको आर्काइटिस में, स्वेलिंग में, आपको टेस्टिकल हर्निया में ये दवाइयां काम करती है और ठीक करती हैं।
मैं आपको बताऊं कि मेरे जिंदगी के 2 वाकयात जब मैं आपको बताऊंगा आप भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको देखा ही नहीं है। मैं भी यकीन पहले नहीं कर सकता था, लेकिन जब दवाइयों ने अल्लाह ने ठीक किया तो मैं अब यकीन करता हूँ। इतना बड़ा टेस्टिकल हर्निया, एग्जैक्ट, ना कोई मुबालगा है ना कोई गलती कर ली, ठीक हुआ बिल्कुल 100%। 2 केस से, इन्हीं दवाइयों से। और मैं आपको बताऊं, कईयों की यादाश्त कमजोर हो जाती है। आज राह मजाक में मैं हकीकत बताने लगा हूं। अगर कोई माइंड करे तो प्लीज ना करे, उसको एक्सेप्ट करे और देखे। मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए, जो डॉक्टर साहब है ना प्रैक्टिशनर हजरात अच्छे या मेरे करीबी हैं। अव्वल तो मेरा ऐसा सिस्टम है कि एक एक पेशेंट आता है और उसको हम फुल प्राइवेसी देते हैं, डॉक्टर को भी बाहर बैठना पड़ता है। लेकिन जब देखते हैं रश नहीं है या कोई ऐसा मर्द बैठा है, चलो डॉक्टर को भी बुला लेते हैं, आ जाओ। एक डॉक्टर साहब आ गए, उसको हर्निया था। अब मैंने उसको पूछा, सिम्टम देख के दवाई दी, चला गया वो। और जो डॉक्टर साहब बैठे हैं वो मुझे कहते हैं, यार क्यों इसका टाइम जाया करना, इसको भेजिए, इसका ऑपरेशन कराएं आप, काम का टाइम जाया करा रहे हैं, इससे ठीक ठाक होना कोई नहीं। तो मैंने कहा यार मेरे पास कुछ केस ठीक हुए हैं, सारे केस तो किसी के पास ठीक नहीं होते, कुछ हुए ये भी हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं, होम्योपैथी में ना ओके बोल गया, बस ठीक है। इसीलिए मुझे याद आ गया कि मुझे देख के वाकया याद आ गया। तो मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको कि उसके बाद भी कितने हर्निया के केस ठीक हुए हैं। क्या टाइम तो लगता है जी। जी जी, सिलेशिया वाला वो तो हर्निया नहीं था, है खतनों वाला, वो बताऊं, बता दे तो किसका जी। देखिए जी, मेरे पास अल्लाह के फजल से इतने केस ठीक हुए हैं कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं रख सकता, मैंने रखे हुए। मैंने रिकॉर्ड सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी सी का रखा हुआ, ठीक है, और अब मैं कैंसर के रख रहा हूँ। और मेरे पास जितने रिकॉर्ड हेपेटाइटिस बी सी के किसी दुनिया में होम्योपैथ डॉक्टर के पास नहीं होगा, 100% प्रूवन। और एक जमाना था जब हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा था, 1995 से लेके 2005 तक इतना था कि आप सोच नहीं सकते। और मेरे क्लिनिक में 50% पेशेंट उस वक्त यही आया करते। मैंने दबा के मेहनत की, किताबें खोली, पढ़ा, स्टडी की, एलोपैथिक दवाइयाँ पढ़ी, एलोपैथिक किताबें पढ़ी, हेपेटाइटिस सी क्या है, बी क्या है, ए क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ भी है, सब पढ़ा। होम्योपैथी में देखा, दवाइयाँ दी, कामयाब हुआ। और मैंने वो सारे सबूत रखे हूँ। बहरहाल मैंने फिर भी ये कह रहा हूँ कि सारे केस तो ठीक भी होंगे ना, लेकिन ठीक होते हैं, आप नाकामी में नहीं जाते। आप ऐसे ऐसे केस ठीक हो जाते कि आप हैरान हो जाते। अब जैसे एक चंद दिन पहले एक औरत आई, उसको इतना शदीद पेन होता था कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ आके वो फर्श पे लेट जाती थी, अंदर आई फर्श पे लेट गई, तड़प रही है, चीख रही है। मैं खुद, मेरा खुद दिल कह रहा है कि इसको भेज दूं, कि फिलहाल टीका लगवाए, कोई करे, क्योंकि अंदर से मेरा इनर कह रहा है नहीं दवाई दो, अगर तुम्हारे पास आई तो दवाई। मैंने उसको दवाई दी, पहले भी आई, शुरू किया, लेकिन जब से ये देखा हरकत की, कहती है अगर मैं घर में होंगी तो मैं अपना पेट भी नंगा करती हूँ। टबैकम, टबैकम इसकी दवाई है कि टबैकम का मरीज अपना पेट नंगा कर ले, को पेट में दर्द होगा, उल्टी आएगी, जलकान होगा, कुछ होगा, वो पेट नंगा करके लेटेगा, सिर्फ पेट। टबैको दी, वो फर्क पड़ गया।
उसके बाद फिर 6 महीने बाद आई, फिर टबैकम दी, फिर फर्क पड़ गया, लेकिन अभी मुकम्मल ठीक नहीं, लेकिन ठीक हो रही है। तो ऐसे हमारे पास मोजे हैं, ऐसे क्वालिटीज हैं, हमें वो अपनाने हैं, वो भी आजमाने हैं साथ साथ। उसके बाद आप देखें कि फाटोला का आपके शेयर टिका के लिए बेहतरीन है। मेरा जो आम एक नुस्खा है, मैं उस तरह तो कम्बिनेशन नहीं देता कि मेरे नुस्खे में ये शामिल है, जैसे क्रैशी साहब के नुस्खे में कई चीजें शामिल होती है, मेरे नुस्खे में फाटोला का भी शामिल है, अच्छा काम करती है। और फाटोला का वहीं पे काम करेगी जहां पे आपकी बल्जिंग है, आपकी हर्निएशन है, आपके मोरों में, आपके वर्टिब्रा में और अराउंड उसके, ठीक है, फाइब्रोसिस है और उसके शेथ्स है और फैसियस सेल है, मसल्स हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम है तो फाटोला का बहुत अच्छा काम करता है। और अमूमन जो होता है वहाँ चीजें जो होती हैं, तो फाटोला का उसमें से एक बेहतरीन काम करने वाली दवाइयों में से है। फिर ये हील पेन के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। हम इग्नोर करते हैं कि हील पेन भी जब फंस जाए तो वो फंस जाती है, उसको स्पर कहते हैं। एक्सरे में आपको हड्डी नजर आ रही होती बाहर निकली हुई। हम कल्कीरिया फ्लोर भी देते हैं, कल्कीरिया का भी देते हैं, लेकिन फाइटोला का, अमोनियम और पल्साटिला, आप अगर ये तीनों भी दें तो आपके मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो जाएंगे। फाइटोला का फिर देखें वहां सोफ्रेटिक कंडीशन में कई होती है, हील की हड्डी के अराउंड में, ये मैंने पहले बताया कि फेसियल मसल पे काम करेगी, चैथ मसल में काम करेगी, फाइब्रोसिस में काम करेगी, पेरियोस्टम में काम करेगी, और हील पेन होती कितनी इस पर छोटी सी, और उसके इर्द गिर्द स्वेलिंग नजर आ रही होती है, और उसमें कई इन्फेक्शन फाटोला का काम करती है, अच्छा काम करती है। अब इसके बाद आप देखें कि इसकी चेंजेस क्या होती हैं, इसकी एग्रीवेशंस, चेंज ऑफ वेदर, इलेक्ट्रिकल चेंजेस। जब इलेक्ट्रिकल चेंजेस होती है तो उसका मर्ज ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रिकल चेंजेस क्या है कि आप बाहर बिजली कड़क रही है, जैसे फास्फोरस में है, रोडोडेंड्रॉन में है, कैलकेरिया फास में है, रस्टास में है, तो बिजली जब कड़कती है तो इसका तकलीफ इसकी भी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल चेंजेस कहीं भी आते हैं, आपके जिस्म में अगर इलेक्ट्रिकल चेंजेस आ रहे हैं तो वहां भी, आपकी बारिश हो रही है, उसमें बिजली कड़क रही है, तो आपके घर की वायरिंग खराब है, वहां पे लाइट तेज जा रही है, कम हो रही है, आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो रही है, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है, और डैम्पनेस है, उसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अब आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है इसकी, जिसके लिए मशहूर है, सीए ब्रेस्ट। खतरनाक काम था, खतरनाक मर्ज है कि हमारी दवाइयों से ठीक होता है, तो इसको हम खुशहाली का, उम्मीद का, सेटिस्फेक्शन का निशान कलर है। अब आप ये देखिए कि ये बहुत मशहूर है कि आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और ब्रेस्ट कैंसर आजकल के ज़माने का पूरी दुनिया में औरतों का ये मर्ज चल रहा है, और फीमेल इसकी वजह से बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। पूरी दुनिया इस पर रिसर्च लगी हुई है, और रिसर्च इनकी कीमो से, रेडिएशन से आगे नहीं जा रही, मेस्टेक्टमी से आगे नहीं जा रही, बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जा रही, और पूरी दुनिया में यह है, और एज वेल एज पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में कौन सा मर्ज है जो कम है, बल्कि बाकी दुनिया से, शहरों से ज्यादा ही, बाकी मुल्कों से, तो यहाँ भी ज्यादा दिन ब दिन हो रही है।
अब ये देखें कि हमने देखना है कि इसको ठीक करना है। हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि फाइटोलाका से ठीक करना है, हालांकि हम फाइटोलाका पढ़ रहे हैं। फाइटोलाका एक अच्छी दवाई है, वेरी गुड मेडिसिन फॉर द रिकवरी ऑफ सीए ब्रेस्ट, अच्छी मेडिसिन है, कोई शक नहीं, वो काम भी करती है। लेकिन और भी तो दवाइयां हैं, वो भी हम देखेंगे अभी। अब सीए ब्रेस्ट पहले देखें कि होता क्यों। आपके ब्रेस्ट के अंदर जो मसल्स है उनकी ओवर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब नॉर्मल मसल की ओवर ग्रोथ हो रही है, इनके पीछे म्यूटेशन चेंजेस भी आती हैं, कोई फैमिली की पता नहीं BRAC इनका कोई वो है, जीन क्या नाम है, जैसे 1 और 2 वो है, वहां पे जाके चेंजेस आ रही है, यहाँ पे औरत बेचारी पकड़ी। लेकिन क्यों पकड़ी जा रही है, सारी क्यों नहीं पकड़ी जा रही? ठीक है, चेंजेस आ रही हैं, पीछे हमारे सब अबाउल में कैंसर है, TB है, कोई शक नहीं, लेकिन चेंजेस क्यों आ रही है, सब में क्यों नहीं आ रहे? अब देखें कि इसमें चेंजेस क्यों आ रही है। आप कोशिश करें कि रूट काज पे जाएं, कोशिश करें, इसमें शर्माने की बात कोई नहीं। आप पूछें कि जी ब्रेस्ट को कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई चोट लगी हो, अमूमन किसी बच्चे का सर लगता है, किसी का पाँव लगता है, बताती है, और उसके 2 महीने बाद दर्द शुरू हो जाता है। तो उसको बैठाएं, सोचें कि सोच के बताओ। किसी बच्चे का सर लगाओ, शर्माने की जरूरत नहीं है। किसी बड़े का हाथ लगाओ, प्रेस किया हो, शर्माने की जरूरत नहीं है। किसी का मुक्का लगाओ, शर्माने की जरूरत नहीं है। आप काज पे जाएंगे, आप यहीं पे कंट्रोल हो जाए। आजकल मुख्तलिफ किस्म के अंडर गारमेंट्स लेडीज के आ रहे हैं, बरा ऐसे आ रहे हैं कि वो तारों से बने हुए हैं, तारों से लिफ्ट अप किए हुए उन्होंने। अगर वो 6 महीने पहनती है तो आयरन के साथ मिल के रगड़ से आपको वहां ट्यूबर बना। आजकल लड़कियां बैग पहनती हैं, पीछे बैग लटकाया होता है उनकी, यहाँ पे वो जा रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रैप, कि ब्रेस्ट को टच करते हुए जा रहे हैं और पीछे 10 किलो का वजन उठाया है, सीढ़ियां भी चढ़े हैं, भाग भी चढ़े हैं, और उनको इसकी वजह से वहां पे शुरू हो जाता है। आप रूट काज पे जाएंगे और देखेंगे, अगर ये रूट काज पे है तो आप बैलिस्पेनिस देंगे, अर्निका देंगे, कोनियम, चाहे स्वेलिंग जितनी भी है, चाहे उसकी साइन जो भी है। अगर आपको काज मिल गया तो पहले आप काज की दवाई देंगे, फिर आप साइन पे जाएंगे, फिर सिम्टम पे जाएंगे, ये याद रखिएगा। टाइट नीचे से अंडर गारमेंट पहने हैं, वो उनको मसला कर देगी। अंडर गारमेंट पहने हैं जनाब, उन्होंने अंदर पैकिंग लगाई हुई है। पैकिंग किस चीज की आ रही है? सिलिकॉन की। पैकिंग किस चीज की आ रही है? इसकी रुई की। पैकिंग किसकी आ रही है? फोम की। आप एनहांस करके दिखाना चाह रही हैं, लेकिन वो उसकी वजह से, अंदर की गर्माइश से, उसके केमिकल से, हीट से आपको प्रॉब्लम हो रही है। सिलिकॉन की आ रही है ब्रास, आपको पता है? आप ये देखिएगा, वो जो इस्तेमाल करती हैं वो पकड़ी जाती है थोड़े अरसे बाद। ये आपको रूट काज पे जाना पड़ेगा, तो रूट काज की पहली दवाई इनको देनी पड़ेगी और ये ठीक होगी। और अगर रूट काज ना मिले तो इन सब की पहली और दूसरी दवाई एकोनाइट और कार्सिनोसिन, तीसरी दवाई आरामेट है। एकोनाइट इनको अब खौफ शुरू हो जाता है कि मैं ठीक नहीं होंगी, ये कैंसर बन जाएगा। वो बच्ची या वो औरत वो सोच रही होती है कि अभी ये मेरी गिल्टी नहीं ठीक होगी और मुझे कौन कौन से प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, जो कि नहायत मुश्किल काम भी। आखिरकार मेस्टेक्टमी होगी, पढ़ लेती है ना सारा कुछ। मेस्टेक्टमी के बाद ये मेटास्टैटिक करेगी दूसरी ब्रेस्ट पे, फिर दूसरी मेस्टेक्टमी होगी। इसके दरमियान अगर आपकी कीमो हो रही है, आपकी रेडियोथेरापी हो रही है, तो जरूरत नहीं पड़ती मेस्टेक्टमी की। इतनी कमजोरी हो जाती है कि या तो फुल सर्वाइव करेगा या सर्वाइव नहीं कर सकेगा पेशेंट। तो एकोनाइट, आरामेट, कार्सिनोसिन ये पेशेंट को सर्वाइव कराएंगे, को ताकत देंगे, हिम्मत देंगे, उनकी कुव्वत मदाफत बढ़ेगी और फिर आप उनकी दवाई इलाज शुरू करेंगे। मैंने एकोनाइट पे ही 6-6 महीने रोके रखे और पेशेंट ठीक हो।
याद रखिए, क्योंकि खौफ इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब वो केस स्टडी करते हैं, सुनते हैं, तो एक औरत बहुत परेशान हो जाती है। और अगर मायूस है तो आरामेड कार्सिनोसिन देंगे और आप कार्सिनोसिन मिक्स दे दें। अगर ये कहीं से और मेटास्टेटिक किया, ओवरी से आया, यूट्रस से आया, कहीं और से आ रहा है, बात का ये होता है कि काज कहीं और होती है, वहां शो नहीं हो रहा होता, यहाँ ट्रांसफर हो जाए। आपने वहां पर फिर, अब फाइटोलागा की अपनी सिम्टम क्या है, क्योंकि अमूमन जब इन्फ्लेमेशन होती है और गिल्टी बनती है तो पेन होता है। अगर वो औरत उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर रही और वो चलते हुए भी हाथ रख के चल रही है, सीढ़ियां उतर रही है, तो उसने ग्रिप किया हुआ अपनी ब्रेस्ट को इतना दर्जे में, एक्यूटनेस की बात करूं, और वहां पर आप फाइटोलाका देंगे ब्रेजोनियम। अगर टच कर रहा है कपड़ा, टच कर रहा है, हाथ से दर्द होता है, तो फिर आप बेलाडोना देंगे। इसकी काजेज पे आप जरूर जाएंगे। फिर इसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ये देखिए कि इसका अल्ट्रासाउंड एक फिजिकल मुआयना है, जो कि हमारे यहाँ अमूमन नहीं करते डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स करती हैं, और वही आपको बताएंगी कि क्या है और क्या नहीं है। और जब वो करेंगे तो साथ ही कहेगी फिर मेमोग्राफी कराएं, साथ ही कह देंगे जी इसकी आप बायोप्सी कराएं, तो औरत वहीं पे परेशान होना शुरू हो। और साथ ही FNAC कराएगी, वो पहले कर ले, मुख्तलिफ दर्जों में से गुजरेगी। FNAC करेगी जो सुई का टेस्ट है, और उसमें अमूमन आते ही नहीं, उसमें लिखा होगा सस्पिशियस CA ब्रेस्ट। अल्ट्रासाउंड करेगी तो वो लिख देगी जी ये किस दर्जे की गिल्टी है, बायरार्ड 1 है, बायरार्ड 2 है, 3 है, 4 है। 4 पे कैंसर स्टार्ट होता है, 5 पे डेफिनेट होता है, 6 पे एंड होता है, 1 2 पे कोई कैंसर नहीं होता। ये मेमोग्राफी वाले भी लिख के देंगे, अल्ट्रासाउंड वाले भी लिख के देंगे आपको। तो आप उसके बाद बायोप्सी है, कट बायोप्सी, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका गिल्टी कौन सी है, ये आपकी TB की है, आपकी कैंसर की है, या कौन सी है। अमूमन उस कट के बाद मसला खराब होता है, जो आपने सुना हुआ है बायोप्सी, वो बात ठीक है। अगर कैंसर जाहिर हो जाता है, फिर वो बढ़ता किस लिए है कि मरीज सोच के कंफर्म हो जाता है कि अब मुझे कैंसर है, अब मैंने ठीक किया, तो बढ़ना शुरू हो जाता है। कि यहाँ पर भी हमारी मेडिसिन काम करती है। मेरे पास BCO पेशेंट ठीक हुए और अभी BCO चल रहे हैं। और आम तौर पे छोटी लड़कियों को स्कूल की, कॉलेज की होता है, तो सबसे पहला उनका डायग्नोज होता है एल्डिनो फाइब्रो, क्या होता है, फाइब्रोनोसिस। एल्डिनो का मतलब है ग्लैंड, फाइब्रोसिस का मतलब कि अंदर के जो फाइब्रस है, फाइब्रोसिस मसल है, वो स्वेल हो गया, और वो खतरनाक अमूमन नहीं होता, याद रखिए, वो खतरनाक नहीं होता। जबकि इसका होगा, जब टेस्ट में आएगा, या तो लिखा होगा सस्पिशियस है या एडिनोफाइब्रोसिस आमतौर पे। और जब कैंसर होगा तो फिर लिखा होगा इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ब्रेस्ट का। एक होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपका स्किन का होगा, आपकी स्किन की जो एपिथेलियल है उसके ऊपर या नीचे जो कैंसर हो गया, वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो गए। और जहां जहां पर ग्लैंड होगा, डक्ट हो गए, अंदर कुट्यूज होगी, वहां डक्टल कार्सिनोमा वो होगा, डक्टल का इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। तो यहाँ तक भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आप CT स्कैन कराते हैं, फिर उसके बाद आपको MRI कराते हैं। तो होता क्या है कि जब वो निकलते ही कैंसर है, तो ये टेस्ट क्या करेंगे मुझे नहीं समझ, आखिर में रेडिएशन कीमो ही हो जाती है। मेमोग्राफी जो है वो भी एक खतरनाक टेस्ट है। वो एक मशीन है, जैसे अल्ट्रासाउंड का अगला स्टेप है कि उस मशीन में ब्रेस्ट को ऐसे प्रेस किया जाता है, प्रेस करके 4 मिनट, वो पेनफुल है, और फिर उसको छोड़ के देखा जाता है कि वो कितने सेकंड में लंप है, नोड है, ट्यूमर है। ये तीनों में फर्क है, लंप, नोड, ट्यूमर क्या चीज है, और कितनी देर में ये वापस अपनी जगह पे आ रही है, और कितनी देर में दर्द रही है, फिर उसके हिसाब से वो रिपोर्ट लिखते हैं। अब नोड जो होगी, नोड थोड़ा सख्त होती है,
NODE, नोड। लंप जो होगा ये थोड़ा सा नरम होगा। और कई आप देखें ट्यूमर होगा, इसको ओवरऑल आपको नोड कह लें, आप लंप कह लें, ट्यूमर को कह लें, कुछ भी कह लें, रसोली कह लें, किसी भी ग्रोथ को कह सकते हैं। हर ग्रोथ, हर ट्यूमर कैंसर नहीं है। जबकि मरीज आपके पास आता है, अगर वो कहता है ट्यूमर है तो उसको समझे कैंसर है, हालांकि उसको समझाएं कि ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं है, नोड का मतलब कैंसर नहीं है, लंप का मतलब कैंसर नहीं है। और अगर नोड देखें नरम होगी, जबकि अक्सर नोड सख्त होती है, लंप नरम होता है। और अगर सख्त होगी तो उसकी कोनियम दवाई है, उसकी कैलकेरिया फोर दवाई है, उसकी फाटोलाका दवाई है। और अगर नरम होगी तो फिर उसकी फाटोलाका भी नरम में आती है, फिर स्पोंजिया भी आती है, और काली आयोडाइड भी आती है, कैलकेरिया आयोडाइड भी आती है। और आप देखें कि कुछ आगे कहती है मूवेबल है, कि वो इधर उधर मूव होती है। मूवेबल के लिए हमारी कैलकेरिया आयोडाइड लिखी हुई है, मूवेबल के लिए स्पोंजिया भी है। और कुछ हार्ड होती है, हार्ड ट्यूमर्स, हार्ड नोड, उसके लिए आपके पास कैलकेरिया फ्लोर है, आपके पास कोनियम है, आपके पास बैलिस परनिस है, आपके पास बुफो है, आपके पास थूज है, आपके पास लैपिस अल्बस है। और जो नरम है, सॉफ्ट ट्यूमर है, उसमें कालीम्योर भी है, फेरामेट भी है, स्पोंजिया भी है। और अगर मूवेबल है तो कैलकेरिया आयोडाइड है। और आप ये देखें कि आप इससे आपने बचना कैसे है। आप सिम्टम लें, निपल्स देखें, अगर तो निपल्स डिटेक्ट हो रहे हैं तो फिर आपकी दवाई सिलेशिया आ जाएगी, सार्सोप्रिला आ जाएगी, आपकी पल्स आ जाएगी, आपकी एग्नेशिया आ जाएगी। और अगर निपल में ट्यूमर आ रहे हैं तो कोलियम और क्रेजोट आ रही है। और सबसे जो अहम बात मैं करने वाला हूं कि इस केस में जल्दी नहीं करेंगे हम। कैंसर के किसी जल्द में आप जल्दबाजी मत दिखाइए। आपकी एक दवाई, एक पोटेंसी उसको ठीक कर सकती है। अगर आज एक पेशेंट आ गया, आपको सपोज यही कैंसर है, सी ए ब्रेस्ट है या कोई कैंसर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा है, तो उसको सिर्फ एकोनाइट पहले दे सीएमओ के घर जाओ, साथ प्लास्मो दे दे, प्लास्मो नहीं देनी, आप उसको 5 फास्ट दे दें, टेबलेट 5 फास्ट दे दें, अल्फल्फा दे दें, एवनास्टेवा दे दें। लेकिन एकोनाइट का देखें कितने मरीज एकोनाइट से आके के यहाँ जी हम बेहतर है। जब उनके दिमाग में आएगा मैं बेहतर हूँ, मेरा खौफ खत्म हो रहा है, तो आधे ट्रीटमेंट के बगैर वो अपने दिमाग से ठीक हो जाए। हम क्या करते हैं, जल्दी एकोनाइट भी दे दी, कोनियम भी दे दी, कैलकेरिया फ्लोर भी दे दी। फर्स्ट टाइम उसका माइंड पढ़ लें आप। और आप दे रहे हैं ना कोनियम, कैलकेरिया फ्लोर, आप फाइटोलाका दे रहे हैं, आप कार्सिनोसन दे रहे हैं, मुझे बताएं कितने केस ठीक हो रहे हैं। रिपोर्ट, केस तो ज़ाया हो रहे हैं। तो आप सिंगल रेमेडी के देखें कि उतने ज़ाया नहीं होंगे, केस आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। हम दो डर के देते हैं, ये भी दे दे, ये भी दे दे, लेकिन वो एक दफा आएगा, 2 दफा आएगा, तीसरी दफा नहीं आएगा। और अगर सिंगल रेमेडी बन रही है, अगर वो कह रहा है मुझे खौफ नहीं है, एकोनेट को निकाल दें, मायूसी नहीं है, आरामेट को निकाल दें, कास देखे कास पे दे दें। अगर निपल अंदर जा रहे हैं, सार्सिप्रिला देके इंतजार करें। सिलेशिया, सार्सिप्रिला, अगर सिलेशिया उसको सर्दी लगती है, ठीक है, उसको टोपी पहननी पड़ती है, हीटर लेना पड़ता है, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। और फिर अगर इन्वर्टेड निपल है तो सिलेशिया एक दे के इंतजार करेंगे। सिलेशिया से या तो अंदर गिल्टी खुश्क होगी या ऊज करेगी, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और डिस्चार्ज बाद का 50% आपका फ्रूटफुल होता है, बेहतर होता है, और 50% आपका नुकसानदेह भी हो जाए। इसलिए आपको इंतजार करना है। और अगर कभी एक बड़े काम की बात बताऊं कि अगर कभी किसी औरत की ब्रेस्ट में या किसी कैंसर में डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, तो ये अमूमन बेहतरी की अलामत होती है। और वो बिगड़ता कब है, फिर हम दवाइयां चेंज करते देना शुरू कर देते हैं। वो नहीं बिगड़ेगा, ठीक होगा, सख्ती से गए अपने पेशेंट को कि इसकी ड्रेसिंग करो, और ड्रेसिंग खुद नहीं करनी, घर पे नहीं करनी। इसकी ड्रेसिंग कोई डिस्पेंसर करेगा, कोई ऑपरेशन थिएटर का ओटी करेगा, कोई अच्छी नर्स करेगी। होता क्या, वो खुद पट्टियां कर रही होती, खुद, या उसकी बहन कर रही है, या कोई और कर रहा है, तो क्या इन्फेक्शन रह जाती है, सफाई होती नहीं, फ्रैक्चर रह गई, आपकी दवाई का भी किया कराया खत्म हो गया, और उसका भी केस भाई पे खराब होना शुरू। इन्फेक्शन नहीं रहनी चाहिए।
इसलिए मैं कह रहा हूँ या तो ओटी का कोई डिस्पेंसर होगा जो पट्टियां करेगा या करेगी, या अच्छी पढ़ी लिखी नर्स करेगी जो ड्रेसिंग की मास्टर हो। अगर आपको, क्योंकि मैंने जब मेरे पे ऐसा पेशेंट हो तो फिर मैं उसको घर की इजाजत दी थी, तो हॉस्पिटल जाए, चाहे आपको रोज 200-400 रुपया देना पड़े, आप वो जाके वहां से पट्टी कराएंगे और वहां से सर्वाइव शुरू हो जाता है। और नाकामी तब होती है जब वो घर में पट्टियां करते हैं, आम कपड़े से, आम रुमाल पकड़ा है, टिश्यू पेपर पकड़ा है, सफाई हुई नहीं, दर्द हो रहा है, वही छोड़ दी तो वो जख्म ठीक नहीं। याद रखिए। फिर एडिनोफाइब्रोमा की बात हो गई। फिर उसके बाद अब ये देखिए कि एक लफ्ज है किचेक्सिया या किचेशिया या किचेचिया, ठीक है। इसका ये है कि नहायत कमजोरी हो जाती है। जितने भी डीप एक्टेड बीमारियां हैं वो फिर कमजोर करती हैं, जैसे टीबी है, आपका कैंसर है, आपका किडनी फेलर है, आपका लीवर फेलर है। एक स्टेज ऐसी आती है कि मरीज उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो कहता है मैं क्लिनिक नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, मैं टेस्ट करने नहीं जा सकता, मैं जा ही नहीं सकता। तो वहां पे उनको कमजोरी की दवाइयां देंगे, वहां पे आरामेट फिर काम करेगी, वहां सबको एवनेस है, आप साथ दें ताकि उनमें ताकत आए। तो अगर तो कोई जख्म नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आपको कोई सिम्टम नहीं मिलती, अमूमन सिम्टम कौन सी होती है रूट का, कि उनके बैक की रगड़ लगी होती है, किसी का सर लगा होता है, किसी का हाथ लगा होता है, कोई उल्टा लेटने पे आदत है, उल्टा लेटे हुए हैं, और वो अनरिफ्रेश स्लीप है, नहीं उल्टा लेटी तो इनकी दवाई आर्निका और बैलिस परमिस है, उनकी 3 दवाइयां। ग्लैंडुलर जो ग्लैंड में कहीं भी अगर किसी वजह से चोट लगती है, कोई प्रेशर पड़ता है, कोई फ्रिक्शन होती है, तो बैरिस परनस कोनियम और आर्निका उनको दवाई। और अगर सख्त है तो उनकी रिजोर्ट भी दवाई है, आपको रिजोर्ट भी देंगे। और फिर अगर कमजोरी बहुत ज्यादा है, सब बीपी भी सकता है, तो कार्बो एनामेलिस उनको देगी। और मेरी वही बात कि आप इंतजार करेंगे, एक एक दवाई दे के पूरे 10 दिन 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा आपको, इंतजार करेंगे आपको फायदा होगा। अगर आप जल्दी जल्दी दवाई देंगे तो फायदा नहीं होगा। अगर आप जहाँ पे कोई शोर आफाक दवाई देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए, दवाइयाँ हमारी सारी शोर आफाक है, अपनी सिम्टम पे, अपनी हिस्ट्री पे, अपनी मोडेलिटीज पे, अपनी माइंड के सिम्टम पे सारी शोर आफाक है, ये कोई बात। तो यहाँ तक अगर आपका कुछ सवाल हो तो मुझे बताए, कुछ चीज रहेगी जो। अगला लेक्चर हमारा होगा पिक्रिक एसिड पे, इंशाल्लाह हम नर्व डिस्कस करेंगे, असाब डिस्कस करेंगे, उनकी कमजोरियां, आपका माइंड डिस्कस होगा, और उसके रिलेटेड मेडिसिन, जितनी बीमारियां आपकी नर्व्स की, दिमाग की, आपकी डिप्रेशन की, ओसीडी की, अल्जाइमर की, डिमेंशिया की, ये भी बीच में